अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी वीडियो में मैं खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी वीडियोज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो लास्ट वीडियो थी फुलब्राइट यूएसए की स्कॉलरशिप वाली वीडियो, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया और उसका बड़ा अच्छा फीडबैक आया। कुछ दोस्तों की ख़्वाहिश थी कि चाइना के हवाले से भी मैं उनके लिए वीडियो बनाऊँ, तो कि चाइना में स्कॉलरशिप के हवाले से, चाइना में पाकिस्तानी तलबा के लिए एजुकेशन के हवाले से और ख़ास तौर पे वहाँ कारोबार के हवाले से और पीआर के हवाले से उनको मालूमात फराहम करूँ। मोहम्मद वकास राणा साहब हमारे साथ चाइना से मौजूद हैं, तो राणा साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। राणा साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। राणा साहब, सबसे पहले तो जो सबसे अहम सवाल है, जो अक्सर पाकिस्तानी तलबा पूछते हैं, दोस्त पूछते हैं, आपसे भी यकीनन पूछते होंगे कि पाकिस्तानी तलबा के लिए चाइना में स्कॉलरशिप के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से, कारोबार के हवाले से क्या-क्या मौके मौजूद हैं? बहुत शुक्रिया शहबाज़ आसी आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बेसिकली चाइना के में जो है वो ना सिर्फ़ पाकिस्तानी तलबा के लिए बल्कि पूरी दुनिया से जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिसे सीएससी बोलते हैं, सीएससी के नाम से स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है। ये स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली होती है मास्टर्स और पीएचडी के लिए। हाउएवर बैचलर्स में भी ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है, लेकिन वो एम्बेसी टू एम्बेसी जो है वो स्कॉलरशिप होती है, वो अपॉर्च्युनिटी जो बैचलर्स के स्टूडेंट है। लेकिन इसके अलावा चाइना में दर्जनों किस्म की स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे सीएससी स्कॉलरशिप उसमें एक मेन स्कॉलरशिप है, जो बहुत सारे लोग उस बारे में इस स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं। फिर इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। फिर सॉरी फिर यूनिवर्सिटीज़ की अपनी स्कॉलरशिप होती हैं, जिसे प्रेज़िडेंशियल स्कॉलरशिप्स बोलते हैं। अब हर यूनिवर्सिटी की इस स्कॉलरशिप के हवाले से जो है वो नाम डिफरेंट है, कहीं पे फियांग स्कॉलरशिप है, कहीं पे आंसू स्कॉलरशिप है, तो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं और ये दर्जनों के हिसाब से हैं, जैसे बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप भी मौजूद है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्कॉलरशिप भी मौजूद है, तो दर्जनों स्कॉलरशिप्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इस स्कॉलरशिप में जो है वो स्टूडेंट्स को वो मास्टर्स और पीएचडी में जो है वो पर मंथ जो है स्टाइपेंड भी दिया जाता है। फिर पर मंथ जो इनकी टोटली ट्यूशन फी होती है, वो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने मास्टर्स में एडमिशन लिया है, तो उसकी थ्रू आउट डिग्री जो है वो ट्यूशन फी उसे नहीं पे करनी पड़ेगी, प्लस उसे जो अकोमोडेशन देंगे वो भी फ्री है। प्लस मेडिकल का एक बहुत बड़ा एज होता है किसी भी आप मुल्क में जाएँ, क्योंकि मेडिकल पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाएँ तो एक्सपेंसिव होता है। तो मेडिकल भी फ्री दिया जाता है, प्लस पर मंथ जो है वो पैसे भी दिए जाते हैं। तो अब आप ये पूछेंगे कि कितने पैसे दिए जाते हैं कि हाँ, बिल्कुल। मास्टर्स में कितने पैसे दिए जाते हैं या पीएचडी में? मास्टर्स में जो है वो 3000 आरएमबी दिए जाते हैं, 3000 आरएमबी, जो पाकिस्तानी तकरीबन 1,20,000 से 1,25,000 रुपए बनते हैं पर मंथ। और इसी तरीके से पीएचडी में 3500 आरएमबी जो है वो स्कॉलरशिप दी जाती है पर मंथ, जो स्टाइपेंड जिसे बोलते हैं, जो तकरीबन 1,30,000 से 1,35,000 या 40,000 रुपए पर मंथ पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। तो ये बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप है। यहाँ पे हज़ारों पाकिस्तानी इस टाइम पे पढ़ रहे हैं और हर साल जो है ये स्कॉलरशिप आती है गवर्नमेंट की तरफ से और लोग जो है इस अपॉर्च्युनिटी को अच्छा। अवेल कर रहे हैं। अच्छा राणा साहब, ये स्कॉलरशिप का देने का क्राइटेरिया क्या होता है? मतलब कि इसका जो भी इसका मेरिट बनता है, वो कैसे बनता है? थोड़ा-सा वो भी गाइड कर दें। देखें, जो मास्टर्स जो इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट है, लेकिन नॉर्मली सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं जिसके 60% मिनिमम मार्क्स हों बैचलर्स में। अगर फॉर एग्जांपल ही और शी वांट टू अप्लाई फॉर मास्टर्स, तो बैचलर्स में 60% होने चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई एप्लीकेंट पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसके मास्टर्स में 60% मिनिमम होने चाहिए, या वो तकरीबन 2.8 या 2.9 सीजीपीए बनता है, और अगर मार्क्स देखे जाए तो वो 60% मार्क्स बनते हैं। अगर ये आपके मार्क्स होते हैं तो वो एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, एक चेकलिस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई, जो स्टूडेंट को पूरी करनी पड़ती है। उसमें सबसे पहले आती है डिग्री, हाईएस्ट डिग्री। फॉर एग्जांपल मास्टर्स के एप्लीकेंट को बैचलर की हाईएस्ट डिग्री जो है वो नोटराइज करवानी पड़ती है या एचईसी से अटेस्ट करवानी पड़ती है। फिर उसके अलावा 2 रिकमेंडेशन लेटर लेने पड़ते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जिस भी यूनिवर्सिटी से
से ग्रेजुएट है, वहाँ से वो 2 रिकमेंडेशन लेटर बनवा लेगा। फिर सबसे बड़ा है जो है वो यहाँ पे एडमिशन के लिए आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्रेजुएट हैं किसी एक्स-वाई-ज़ेड यूनिवर्सिटी से और आप उन्हें जाके कहते हैं कि जी मैंने अप्लाई करना है तो मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर दे दें। तो वो एक लेटर बना देती है यूनिवर्सिटी जिसमें लिखा होता है कि इस स्टूडेंट ने इस ईयर में ये इसका रोल नंबर था, इसने इंग्लिश में जो है वो डिग्री की है, जो मोड ऑफ टीचिंग था वो इंग्लिश था, तो वो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बन जाता है। दैट इज़ इक्वल टू आप इसे ऐसे कह लें कि चाइना में आइल्स, अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर दे दें। फिर एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, ये लेटर देना पड़ता है। फिर एक मेडिकल का फॉर्म होता है, जो चाइना में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो देती हैं, वो आप किसी भी मेडिकल डॉक्टर से जो है उसे जो है वो आप अटेस्ट करवा के, लिखवा के, तो वो सबमिट करवाते हैं। फिर इसी तरीके से जो है वो एक सीवी देनी पड़ती है, एक प्रपोज़ल देना पड़ता है, स्टडी प्लान, कि आपने मास्टर्स में क्या करना है, 3 साल में कैसे आप स्टडी करेंगे। तो ये तकरीबन 8 से 10 से 12 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जो सबमिट करवाने पड़ते हैं और अगर स्टूडेंट के ये डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं, वो सबमिट करवाता है और उसके बाद उसकी असेसमेंट यूनिवर्सिटी करती है। अगर तो डॉक्यूमेंट्स कोई फेक नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट मिस नहीं है, तो उसका जो है वो फिर उसे मेरिट पे जो है वो एडमिशन दिया जाता है। अच्छा राणा साहब, कहा जाता है कि चीन के तालीमी अदारों में पाकिस्तानी तलबा की दिलचस्पी की एक वजह यह भी है कि वहाँ तालीम, रिहाइश और दीगर अखराजात यूरोप और अमेरिका से कदरे कम है। आप क्योंकि वहाँ मौजूद हैं, तालीम भी हासिल कर चुके हैं और जॉब भी कर रहे हैं या अपना कारोबार भी कर रहे हैं, आपका क्या मुशाहिदा है? जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि चाइना में जो है वो एक्सपेंसेस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू यूरोप। बट इफ यू आर लिविंग इन शंघाई और बीजिंग, तो यहाँ पे जो है ये दोनों सिटीज़ एक्सपेंसिव हैं और यहाँ पे खर्चे काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें यूरोप से तो उसके मुकाबले में बहुत कम है खर्चे। प्लस स्टूडेंट जो है वो ईज़िली इस वज़ह से मैनेज कर लेता है क्योंकि इनकी जो स्कॉलरशिप है, जो पर मंथ जो स्टाइपेंड मिलता है स्टूडेंट को, स्टूडेंट्स उसमें जो है वो बहुत ईज़िली मैनेज कर लेते हैं। इतना ईज़िली मैनेज कर लेते हैं कि वो 4 माह बाद या 5 माह बाद जब सेमेस्टर एंड होता है, तो स्टूडेंट्स अपनी इतनी सेविंग कर लेते हैं कि वो टिकट लेते हैं और अपने मुल्क चले जाते हैं। क्योंकि अब जैसे चाइना में इस टाइम पे छुट्टियाँ सेमेस्टर ब्रेक हुई है, जो जनवरी से स्टार्ट होती है और फ़ेब के जो है वो 3rd वीक तक जाती है या 2nd वीक तक जाती है। तो अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, छुट्टियाँ हुई हैं, लोग गए हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक से स्टूडेंट्स वापस आना स्टार्ट हो जाएँगे क्योंकि न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो लोग वापस आएँगे, स्टूडेंट्स वापस आएँगे और अपनी स्टडी को जो है वो रिज़्यूम करेंगे। तो इस वजह से जो है वो एक्सपेंसेस जो है चाइना एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्री वेरी चीप। अच्छा, चीन की बहुत सी यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों में हर साल सैकड़ों तादाद में स्कॉलरशिप जारी किए जाते हैं, जैसा कि आपने भी अपनी ये वीडियो में स्टार्ट में बताया। पाकिस्तानी तलबा के लिए कौन-कौन से स्कॉलरशिप ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं? वो थोड़ा-सा गाइड कर दें। देखें जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि सीएससी चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल इसे बोलते हैं, लेकिन ये चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है। ये वाइड स्कॉलरशिप है जो जो ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स में मशहूर है या लोग इस स्कॉलरशिप को जानते हैं और लोग अप्लाई भी इसी स्कॉलरशिप पे करते हैं। बट लेट्स सपोज़ अगर हम बात करें कि हर यूनिवर्सिटी की, जैसे मैं एक एक्स-वाई-ज़ेड यूनिवर्सिटी से जो है वो मैं ग्रेजुएट हूँ, तो वहाँ की यूनिवर्सिटी की भी अपनी एक स्कॉलरशिप होती है, उसे जो है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप बोलते हैं या प्रेज़िडेंशियल स्कॉलरशिप बोलते हैं। दैट इज़ आल्सो इक्वल टू सीएसई। उसमें भी आपको 3 साल, 4 साल जितनी भी आपकी स्टडी का पीरियड है वो फ्री होगा। फिर आपको अकोमोडेशन फ्री है, फिर मेडिकल फ्री है और प्लस पर मंथ आपको सेम स्टाइपेंड मिलेगा, मास्टर्स में 3000 आरएमबी और पीएचडी में 3500 आरएमबी। तो दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू सीएसई, बट नाम डिफरेंट है। वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है और ये स्कॉलरशिप जो है वो यूनिवर्सिटी की अपनी जो फंड्स होते हैं उसमें से यूनिवर्सिटी देती है स्टूडेंट्स को। अच्छा, सुना है कि चाइना में हलाल फूड का बड़ा मसला है, तो वहाँ मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खाने की कौन-कौन सी ऑप्शंस हो सकती है? मैंने सोचा थोड़ा-सा हम लाइटर मूड में भी सवाल कर लें। जी, बिल्कुल हलाल फूड का टू बी वेरी ऑनेस्ट तो कोई मसला नहीं है। आप पूरे चाइना में, मैं चाइना के ब 10-12 सिटीज़ जो हैं वो मैंने ट्रैवल किए हैं। तो हलाल फूड का हमें कोई मसला नहीं, बिकॉज़ जब आप यहाँ पे रहते हैं तो आपको पता चल जाता है आपने कहाँ से क्या चीज़ लेनी है। तो आप जब इनके मार्ट्स पे जाते हैं या इनके सुपर स्टोर्स पे जाते हैं तो वहाँ पे चाइनीज़ में जो हलाल फूड है उसे बोलते हैं छिंजन। तो आप जाके पूछ लेते हैं जब कोई चीज़ लेते हैं कि छिंजन है, ये हलाल है?
तो वैसे तो नॉर्मली स्टैंप लगी होती है, ग्रीन कलर की स्टैंप होती है गवर्नमेंट की। जिस प्रोडक्ट पे वो स्टैंप लगी हो इट मीन कि ये हलाल फूड है। तो हलाल फूड हम लोग तो इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट आते हैं उन्हें थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि उन्हें जगह नहीं पता होती किस जगह से मिलती है। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन हलाल फूड का कोई मसला नहीं। जो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी या फिर बंगाली स्टूडेंट्स हैं या फिर जो एशियन कंट्रीज़ के हैं, वो नॉर्मली क्या करते हैं जब वो वापस आते हैं अपने ममालिक से, तो वो ख़ास तौर पे मसाला जात, दालें या इस किस्म की चीज़ें ले आते हैं। तो वो ये होता है कि 6 माह उनके ईज़िली गुज़र जाते हैं, फिर वो जब नेक्स्ट वापस जाते हैं तो फिर आते वक़्त ले आते हैं। तो ये चीज़ें तो वो ले आते हैं क्योंकि दालों वग़ैरह की वाक़ई प्रॉब्लम है, और जो इनके मसाला जात हैं, उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। तो इस वज़ह से हम लोग प्रेफ़र पाकिस्तानी या बंगाली या इंडियन जो है वो यही प्रेफ़र करते हैं। हालाँकि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, बीजिंग में बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बंगाली रेस्टोरेंट्स हैं, टर्किश रेस्टोरेंट है। तो हलाल फूड का टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था कि जो अभी रिसेंटली जिन पाकिस्तानियों ने आना है चाइना में, उनको थोड़ा सा गाइड कर दें कि यहाँ का मौसम कैसा है और किस तरह के वो अपने मतलब के लगेज वगैरह किस तरह की चीज़ें वगैरह साथ लाए, और क्या-क्या जो इनिशियल स्टेट पे उनको क्या कौन-कौन सी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? देखिए गर्म कपड़े बस लेके आएँ अपने, डेफ़िनेटली जो तो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, उन्हें तो इस चीज़ का पता होगा कि यहाँ पे जो बीजिंग है ख़ास तौर पे जिस सिटी में मैं हूँ, यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। -8-10 ये एवरेज टेम्परेचर होता है फ्रॉम नवंबर टू फ़रवरी या मार्च तक जो है ये एवरेज टेम्परेचर -8, -5, -6 होता है। तो जो तो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि वो क्या गर्म कपड़े लेके जाने हैं या उन्होंने क्या क्या जो है प्रिकॉशंस करनी है। लेकिन क्योंकि जो नई इनटेक है वो सितंबर से स्टार्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अप्लाई किया है अभी फ़ेब में या मार्च में आपने अप्लाई किया है, तो आपका एडमिशन होगा सितंबर के लिए, सितंबर इनटेक के लिए। तो उन स्टूडेंट्स ने जो आना होगा उस टाइम पे वेदर जो है वो काफ़ी नॉर्मल होता है, कोई इतनी सर्दी नहीं होती, बल्कि आप ऐसे कहें सर्दी नहीं होती, तो आप टी-शर्ट में भी जो है वो गुज़ारा कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट डेफ़िनेटली उस वेदर में आते हैं तो वो नॉर्मल वेदर होता है। तो सर्दी जो स्टार्ट होती है वो अक्टूबर नवंबर से होती है, तो वो फिर स्टूडेंट मैनेज कर लेते हैं अपनी चीज़ें जो है वो मार्केट से परचेज़ कर लेते हैं गर्म जो कपड़े होते हैं। अच्छा, टेम्परेचर कितना मिनिमम गिरता है? माइनस में कहाँ तक जाता है? मैं अभी जब दिसंबर में यहाँ पे था, क्योंकि मैं जनवरी में पाकिस्तान आया था 1 माह के लिए, तो जब मैं दिसंबर में यहाँ से जब मैं जा रहा था, उस टाइम पे टेम्परेचर -14 या -15 चल रहा था, क्योंकि उन दिनों स्नोफॉल भी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा 3-4 दिन कंटिन्यूअसली स्नोफॉल होती रही थी, तो टेम्परेचर काफ़ी गिर गया था। और उन दिनों में ही -23, -22 तक गया था, लेकिन वो 2, 4, 5 दिन के लिए रहा था, उसके बाद टेम्परेचर आ गया था नीचे। तो दिसंबर, जनवरी में तो अच्छी खासी ठंड पड़ती है, फिर उसके बाद जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब नॉर्मल से मतलब ये -4, -5, -6 इतना रहता है टेम्परेचर। रात के टाइम, शाम के टाइम, दिन में जो है वो जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जो है वो एवरेज रहता है। राणा साहब, वीडियो के इस पार्ट के लिए तो आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वीडियो का दूसरा पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे लाज़मी आएँ। दूसरे पार्ट में हम कारोबार के हवाले से, चाइना में बिज़नेसेस के हवाले से, अपॉर्च्युनिटीज़ के हवाले से राणा साहब से डिस्कस करेंगे, तो वो वीडियो भी लाज़मी देखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।